बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में मैं आपको सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी खबर बताता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में मदरसा शिक्षकों के एक कार्यक्रम में थे और यहां उन्होंने वो काम किया जो आज से तकरीबन 1.5-2 दशक पहले नरेंद्र मोदी ने कभी किया था। जालीदार टोपी पहनने से मना कर दिया, मतलब मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। उसकी तस्वीर सामने आई है। अब वहां जो मदरसा शिक्षक लोग पहुंचे थे उनमें से कोई एक व्यक्ति उनको टोपी पहनाना चाहता था, लेकिन नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। अब ये तस्वीर जो है आप देखिए कितनी अभी घूमेगी ये सियासी सर्कल्स में, और इसके अलग अलग मायने भी निकाले जाएंगे। विपक्ष भी इस पर खूब एतराज करेगा। देखना यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी क्या कहती है, नीतीश कुमार इस पर खुद क्या कहते हैं। कार्यक्रम था, मैं आपको फिर बता दूं, मदरसा शिक्षकों का, और यहाँ कुछ हंगामा भी हुआ है। ये लोग अपना कुछ ज्ञापन, कुछ मांगे लेकर के आए थे मुख्यमंत्री के सामने। ये देखिए नीतीश कुमार जो है वो इनके बीच में है। एक व्यक्ति टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने उल्टा उनको दूसरी टोपी पहना दी। वही टोपी अच्छा, वही टोपी, अपनी टोपी पहना, जालीदार टोपी नहीं है ये। लेकिन बात तो वही है। ये मंत्री है जमा खान, ये टोपी पहना रहे थे नीतीश कुमार ने, लेकिन पहनी नहीं, उनके सर पर वापस रख दी। ये बड़ा दिलचस्प है कि यही नीतीश कुमार है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी थी 2013 में, ये दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इनकी पार्टी का अधिवेशन हुआ था, और उसके बाद इनको जब टोपी पहनाई, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा था कि राजनीति में टोपी भी पहननी पड़ती है और तिलक भी लगाना पड़ता है, और इन्होंने टोपी पहनी थी। आज जो टोपी उतार रहे हैं तो कहते हैं ना, ये संगति जो है ना जी, उसका बड़ा असर होता है। उसमें दूसरी संगति में थे, आज दूसरी संगति में। लेकिन सर एक चीज तो इसी में और जुड़ती है ना कि टोपी पहननी होती है, तिलक भी लगाना होता है, और मौका पड़ने पर टोपी पहनाना भी होता है। उन्होंने टोपी पहनाई है, उतारी नहीं है। कोई ऐसा काम तो नहीं किया, उन्होंने पहना दिया, भाई सामने वाले का सम्मान किया। नहीं, लेकिन देखिए ये किसी के लिए बहुत सामान्य सी चीज ये हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो इसके बहुत बड़े मायने निकलते हैं ना। होते हैं ना पॉलिटिक्स। बिल्कुल ऑप्टिक्स है, सब उनको मालूम होगा नीतीश कुमार को, भाई ये व्यक्ति मुझे टोपी पहना रहा है और मैं अगर इनकार करता हूं, नहीं पहनता हूं, तो बात बनेगी। फिर भी ये बिल्कुल डेलिबरेट है, ये बिल्कुल ठीक जानबूझ के। मैं इसको ये मान रहा हूं कि नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति का सम्मान किया है। जहां तक रही बात, क्योंकि आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वो वाली मुस्लिम टोपी भी नहीं, ये टोपी नहीं है, ये वो धार्मिक टोपी नहीं जो जालीदार मुस्लिम जो टोपी होती है वो जालीदार, ये सामान्य टोपी जिसको बहुत लोग पहनते हैं। मतलब ये कम से कम उस तरह का नहीं। लेकिन हाँ, चुनाव का समय है, मुसलमान ने पहनाई है, मुसलमान को पहनने की बजाय पहना दिया है, तो चर्चा होगी। विजय जी, ये पहनाइए पहनिए नहीं, उन्होंने तो पहन लिया है, बीजेपी ने पहना दिया उनको टोपी पहले ही। अब उसके बाद कौन सी टोपी पहनाई है? जो पहन के बैठे हुए हैं। अब उसके बाद और टोपी पहनने की जगह बची नहीं नीतीश कुमार जी के पास। और ये इतना आसान नहीं है कि हम इसको ऐसे छोड़ दें कि उन्होंने पहना दी कि नहीं पहनाई दूसरे को। इस ऑप्टिक्स का मतलब है, और मतलब कोई उन्होंने अनजाने में किया ऐसा भी नहीं है। नीतीश कुमार जी वो जान रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं आजकल नीतीश जी को कुछ पता नहीं रहता। हाँ, ऐसा नहीं है। नीतीश जी को जानकर और उन्होंने उसको उस तरह से किया, एक थोड़ी सी समझदारी की, उस टोपी को उन्होंने दूसरे को पहना दिया। लेकिन इस ऑप्टिक्स की आप पॉलिटिकल सर्कल में, बीजेपी के पॉलिटिकल सर्कल में थोड़े दिनों में चर्चा देखेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ती है बात। लेकिन ये साफ है ना, क्योंकि उनको पता पड़ गया कि पिछले बार भी कोई उनको वोट मिला नहीं था वहां से, मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिल रहा, और अब तो जो भी मिलना था वो भी खत्म हो गया, उनको चांसेस कम है, इसलिए उन्होंने वो टोपी वहां से उधर। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से सरकार के साथ रहे। पार्लियामेंट में बड़े जोरदार भाषण उनकी पार्टी के सांसद ने दिए। बिहार में इनकी अपनी पार्टी के लोग छोड़ के जाने लगे पार्टी, लेकिन इन्होंने अपना स्टैंड नहीं बदला वक्फ बिल के ऊपर। इतना एतराज के बावजूद इनके खिलाफ रैलियां हुई, प्रदर्शन हुए, और उसके बाद ये तो अगर मान ले आपको मालूम है कि भाई इस समाज में मेरे लिए जो है फिलहाल एक विरोध चल रहा है, तो इसलिए उसके यहाँ तो फिर और कॉशियस होना चाहिए था उनको। आप लोग कह रहे हैं जाली वाली टोपी भी नहीं है तो इसमें पहनने में कोई हर्ज भी नहीं था, पहन लेते, लेकिन फिर भी ये टोपी भी नहीं पहनी। क्या मतलब है इसके? देखिए, अब नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब नीतीश कुमार रैली में गाड़ी पर थे तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह का उन्होंने हाथ में लिया था, तो तभी तय हो गया था कि अब मतलब नीतीश कुमार किस तरह की राजनीति बिहार के अंदर कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से अमित शाह जी जब भूमि पूजन करने गए थे मंदिर का, उस समय भी नीतीश कुमार वहां पे बैठे हुए थे, बिल्कुल बैठे। तो अब नीतीश कुमार की जो पुरानी राजनीति जो छवि थी कि भाई बहुत सेकुलर है और जिस तरीके से उनको राजनीतिक रूप में पहचाने जाते थे वो चला गया, और उन्होंने अपना पक्ष बहुत स्ट्रांगली तय कर लिया है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है उसी राजनीति में आगे बढ़ना है। अब मैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के भी अलग नीतीश कुमार दिखते थे कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन कई मामलों पर नीतीश कुमार का स्टैंड अलग होगा, वो अब खत्म हो गया है। अब पूरी तरीके से नीतीश कुमार की सरकार का, नीतीश कुमार की पार्टी का स्टीयरिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है।
नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक कठपुतली है। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी वहां तय कर रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो। सरकार और संगठन नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से राजनीतिक तय हो रहा ताकत है। की बात अपनी अलग है। मैं अपने आप को अभी मैं कहां खड़ा हूं ये तो मैं तय करूंगा ना। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि अब सेकुलर खेमे में नहीं, बिल्कुल नहीं है, उस बिल्कुल ब्रैकेट में बिल्कुल नहीं। नहीं। अगर होता तो वक्त बिल पे कुछ तो बात करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से ललन सिंह का भाषण रहा है, जिस तरीके से ललन सिंह ने इस बात की बात की है, अब यह तय है कि नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग मर्ज होने की स्टेज पे चली गई है। अब अलग अस्तित्व का मुझे कहीं नजर नहीं आता कि नीतीश कुमार की पार्टी को कोई अलग आपकी अस्तित्व। बात से तो लग रहा है कि अगर ये टोपी पहन लेते तो आपको आश्चर्य होता। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें एक चीज बार बार कही जाए, हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार कोई मुसलमानों से, मुसलमान कौन सा नीतीश, सब कुछ तो मुसलमानों के लिए, क्या नीतीश कुमार को मुसलमानों ने क्या दिया, ये भी बड़ा सवाल है ना। वोट दिया कि नहीं दिया ना, नहीं दिया। जो आंकड़े हैं वो बहुत कम, बहुत नॉमिनल 10% के आसपास वोट मिलता है। आप अगर इतना कुछ करके भी 20 साल की जो नीतीश जी की सरकार रही, आप वहां जाइए तो जो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उसके बगल अरबी फारसी की बिल्डिंग उससे दोगुना अब इंतजार कीजिए तेजस्वी यादव इस मामले पर क्या कहते हैं। वैसे इसी कार्यक्रम में कुछ और आपको बता दूं, नीतीश कुमार के सामने मदरसा शिक्षकों ने हंगामा भी खूब किया। पटना के बापू सभागार का मामला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां अल्पसंख्यकों से संवाद करने और अपनी सरकार के कामों से उनको अवगत कराने के लिए आए थे और इसी दौरान मदरसा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। शिक्षकों का हंगामा उनके पेंडिंग वेतन को लेकर के था। वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री आज उनका ये पेंडिंग वेतन जारी कर दें। सीएम नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के 100वीं वर्षगांठ के लिए इस कार्यक्रम में आए थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे और यहाँ नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि पहले की सरकार में कोई काम नहीं होता था। 2005 से पहले तो मुसलमानों का और भी बुरा हाल था। तो जो बात आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार, पहले तो ये हंगामा देख लीजिए, मंच पे नीतीश कुमार हैं और सामने नारे लग रहे हैं। टीचर्स हैं, ये मदरसे के शिक्षक हैं लोग। नीतीश कुमार आगे भी आए कि भाई देखिए बताइए क्या बात है। इनके हाथों में कागज था तो वो शायद कागज मांग रहे हैं कि इनसे कागज लेकर के मुझे दे दीजिए। ये देखिए, तो फिर इन्होंने कागज मंगवाया उनसे। ये लोग अपना एक ज्ञापन देना चाह रहे थे, उनको मांग पत्र कोई देना चाह रहे थे, इसी को लेकर नारेबाजी। ले लिया मांग पत्र। जी, अब बात वही सवाल अब जो त्रिपाठी जी ने कहा, नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या किया, मुसलमानों ने नीतीश कुमार को क्या दिया। विजय जी, नहीं मतलब अभी तो ये साफ है ना, मुसलमानों के लिए बहुत किया, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार खड़े ही रहे, बल्कि उनकी एक सेक्युलर छवि हमेशा ही रही और वही छवि कभी कभी उनको बाधा करती रही, थोड़ा सा परेशान करती रही बीजेपी के साथ जाने के लिए भी कई बार। लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ से उस सड़क से बदल गए, प्लेटफॉर्म बदल लिया उन्होंने। और अब ये कहा जा सकता है कि वोट नहीं दे रहे। यदि आप ऐसे ही राजनीति करते हैं कि इस हाथ ले उस हाथ दे, तो फिर ठीक है बात कि भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो उन्होंने टोपी नहीं पहनी, ये हो सकता है। लेकिन फैक्ट है कि उनको मुसलमानों का वोट लगातार नेताओं ने कम शिकायत होता भी की इस बात की कई जगहों पर कि हमको वोट नहीं देता। नीतीश कुमार को इतनी चिंता थी मुसलमानों वोट की कि 2014 में आप दीजिए प्रधानमंत्री मोदी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना था, उसके बाद बिहार में किस तरीके से खाने की थाली खींच ली थी, सबको खाने पे बुलाया था। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना भोज कैंसिल कर दिया था कि नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के पोस्टर लग गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्यों लगाए मेरे पोस्टर। तो नीतीश कुमार तो अपनी छवि के लिए बहुत सजग रहे थे। 5 कितना 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ 5 करोड़ रुपए था, वो पैसा नहीं लिया था। रिलीफ गुजरात सरकार ने जो दिया था। खैर वहां से यहाँ बड़ा लंबा सफर तय कर लिया है नीतीश कुमार ने। अगली खबर पर बढ़ते, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ और उन पर हुए इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। रेखा गुप्ता को अब Z कैटेगरी सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हवाले होगी। सीआरपीएफ के जवान उनकी क्लोज प्रोटेक्शन में तैनात रहेंगे। अब इस हमले की हर एंगल से जांच हो रही है कि क्या इसमें कोई साजिश भी थी। आरोपी राजेश खिमजी, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, उससे आईबी समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही है। उसे पुलिस कस्टडी में दे दिया गया। कल जन सुनवाई के दौरान राजकोट के रहने वाले राजेश भाई खिमजी सकरिया ने रेखा गुप्ता पर हमला किया था। इस दौरान रेखा गुप्ता के चेहरे, सर और हाथ पर चोट आई। इसके बाद गृह मंत्रालय ने अब उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता के हमलावर खिमजी को कल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां उसे 5 दिन की रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। लेकिन अब जो कुछ विवरण आ रहे हैं, क्योंकि वहां कैमरा तो था नहीं जहां ये सारी घटना हुई है, जो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया और जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं बाहर आकर, जो रेखा गुप्ता से मिले हैं, वो जो बताते हैं वो तो वाकई बहुत आश्चर्य में डालने वाला और ऐसे समझ में ना आने वाली बात है। एक मुख्यमंत्री
उसके सामने एक व्यक्ति पहले गया, खबरों में छपा कि उसने वहां खड़े होकर पहले गाली गलौज शुरू कर दी, अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के खींचा, मुख्यमंत्री का सर मेज से टकराया। ये भी कहा जा रहा है कि उसने बाल पकड़ने की भी कोशिश की, काफी धक्का मुक्की वहां पर हुई। और इस बीच ये सब कुछ 150 लोगों के सामने हुआ। सुरक्षा कर्मी उनके वहां पर मौजूद रहे होंगे। अब ये जितनी भी देर चला हो, 20 सेकंड की, एक अखबार में तो लिखा था 1.5 मिनट तक सब कुछ चलता रहा। अब ऐसा अगर मुमकिन है तो फिर तो सिक्योरिटी वहां क्या कर रही थी, इस पर भी सवाल उठेंगे। शायद इसीलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ा भी दी गई है। मनोज तिवारी जो सांसद हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुलाकात की रेखा गुप्ता से, सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने मुलाकात की उनसे। एक 1.25 मिनट तक वो बिल्कुल उसको सिक्योरिटी को भी अलग करने में समय लगा, तो उसमें वो, तो मुझे भी लगता है कि ये निश्चित रूप से साजिश के तहत है। हम सारी कड़ियों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अचानक मिलने आएगा, अगर किसी बात पे उसको एनॉयड है, नाराज है, तो तुरंत होगा। वो पहले से घर जाएगा, वहाँ की रेकी करेगा, सीएम आवास की रेकी करेगा, पहले घूम टहल के जाएगा, गुजरात से दिल्ली आएगा। दिल्ली का कोई व्यक्ति तो इस तरह के विरोध का स्वर नहीं उठाया, उसका तो हमेशा इस सरकार के समर्थन में स्वर है। तो गुजरात से आकर के एक व्यक्ति का इस तरह हमला करना। आपको इस हमले की पूरी टाइमलाइन हम एक बार बता देते हैं। आरोपी राजेश खिमजी से पूछताछ में कई बातें पता चली हैं। एक तो ये गुजरात के राजकोट से है और 17 अगस्त को पहले ये अहमदाबाद गया, वहां से इसने इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस में सवार होकर उज्जैन तक का सफर तय किया। फिर इसने महाकाल के दर्शन किए, कुछ और मंदिरों में भी गया। 18 अगस्त की शाम को 6:30 बजे इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस पकड़कर ये दिल्ली आ गया। 19 की सुबह 6:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ये एक ऑटो रिक्शा से कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गया, वहां दर्शन किए। फिर उसके बाद किसी काम से करोल बाग गया। फिर वहां से इसने मेट्रो पकड़ी, सुबह 11 बजे ये शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन पहुंचा। फिर इसने 50 रुपए में एक रिक्शा किया और वहां से रेखा गुप्ता के निजी आवास पर गया। रिक्शा चालक को पैसे देने के बाद इसने किसी से मोबाइल फोन पर बात की। फिर मुख्यमंत्री आवास के बाहर के हिस्से का वीडियो बनाकर के किसी को भेजा और कुछ देर के अंदर जाकर इसने मुख्यमंत्री कार्यालय में किसी से बात की और अंदर का भी वीडियो बनाया। मुख्यमंत्री कार्यालय में उसे बताया गया कि अगले दिन सुबह 8 बजे जन सुनवाई में उसकी मुलाकात सिविल लाइन स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री से हो सकती है। तब मुलाकाती पर्ची बनवाकर ये कश्मीरी गेट गया। फिर वहां उसने एक रैन बसेरे में जाकर पता किया ठिकाना सोने का। रैन बसेरे में एक मौजूद व्यक्ति ने उसे सिविल लाइंस में ही गुजराती समाज भवन जाने की सलाह दे दी। फिर ये वहां चला गया, रात भर वहीं रहा और बुधवार सुबह पैदल मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पहुंच गया, मुख्यमंत्री के सामने बैठा और फिर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस राजेश खिमजी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की है। इसके खिलाफ 5 मुकदमे हैं, जिनमें 4 में बरी हो चुका है। पुलिस का मानना है कि इस हमले के पीछे के असल मकसद का पता लगाने के लिए इसकी हर मूवमेंट को समझना होगा। इसके ऊपर शराब तस्करी के भी केस हैं, मारपीट के भी केस हैं। कई बार जो है पुलिस से इसका आमना सामना इस व्यक्ति का हो चुका है। लेकिन अब जो ये मनोज तिवारी कह रहे थे 1.25 मिनट तक सब कुछ चलता रहा, सर थोड़ा सा अनबिलीवेबल सी बात है ये। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हुआ होगा जरूर, लेकिन कैसे किसी चीफ मिनिस्टर को 1.25 मिनट तक कोई आदमी पकड़कर उनके साथ इस किस्म का बर्ताव कर सकता है? समीर जी। निश्चित रूप से ये 1.25 मिनट का अगर सांसद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो निश्चित चिंता का विषय है। और ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री अकेली होगी वहां पर और वो सिर्फ अकेला होगा, सुरक्षा कर्मी होंगे और भी लोग वहां पर 150 लोग थे। 150 लोग होंगे और सुरक्षा कर्मी में महिला सुरक्षा कर्मी जो उनके साथ रहती है हमेशा। तो 1.5 मिनट का समय मुझे लगता है बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर 15-20 सेकंड भी, अगर 25 सेकंड भी रहा होगा तो निश्चित रूप से सुरक्षा की बहुत बड़ी गलती है। सुरक्षा कर्मियों का काम क्या होता है? उनका तो यही काम होता है ना कि मुख्यमंत्री या जिसके सुरक्षा में वो तैनात है उसके पास कोई अगर व्यक्ति आ रहा है उसकी मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखे और जरा भी आपको लगे कि सस्पिशियस मूवमेंट इसका होने वाला है तो तुरंत उसको आप अरेस्ट कर लेते हैं या उसके बीच में आ जाते हैं। इतना बड़ा होने के बाद भी सुरक्षा कर्मी की नजर नहीं आए। उसके बाद मतलब मुख्यमंत्री के बाल पकड़े, हाथ पकड़ के खींचा, बाल खींचे, गिरा दिया, मतलब कुछ चोट लगी है। इतना होना मुझे लगता है ये बहुत सुरक्षा की लापरवाही है। अब ये अभी दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या पूरा मामला हुआ है। कल रेखा गुप्ता ने जो ट्वीट किया इस पूरे मामले पर उसको पढ़ के ही लगता
लगता है कि मामला बहुत बड़ा था, नहीं तो कोई नेता ऐसी बात लिखता नहीं, वो भी मुख्यमंत्री। उन्होंने लिखा कि सुनवाई के दौरान मुझ पर हमला हुआ, मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा, जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया हमला। आगे उन्होंने लिखा, स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद में सदमे में थी, लेकिन अब बेहतर महसूस लेकिन पुलिस को तो बयान देना चाहिए ना। मंत्री का पुलिस कहना कि बयान मैं तो सदमे 24 में घंटे थी का हमले बाद के भी नहीं आ बाद। रहा है। नहीं, इसमें गंभीर मसला तो है ही है कि चिंता होनी चाहिए, क्या जांच हो रही है क्या नहीं हो रही है, लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। 1.25 मिनट सुरक्षाकर्मी की तो हम बात कर ही सकते हैं, लेकिन लोग भी 150 लोग मौजूद हैं, उनके सामने कोई मुख्यमंत्री को, किसी आम आदमी के साथ भी कोई झगड़ा करता है तो कोई ऐसे तो नहीं रहता। और दूसरी बात, ये बात तो मुझे तो कम समझ में आ रही है, हो सकता है कैसे होता है, क्योंकि मुझे कभी बुलाया नहीं गया मुख्यमंत्री आवास पर या ऐसी जगह पर, लेकिन वहाँ सीसीटीवी भी होता होगा। और जन सुनवाई आमतौर पर सरकारों की पीआर एक्सरसाइज होती है, मतलब पार्ट ऑफ पीआर एक्सरसाइज होती है। पीआर एक्सरसाइज के लिए जन सुनवाई नहीं कर रहे हूँ, लेकिन जन सुनवाई को पीआर एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया जाता है। तो उनकी मीडिया टीम होती है नॉर्मली, मैंने देखा उस पर लिखा होता है दिल्ली मीडिया टीम। अभी कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी थी, तो वो दिल्ली मीडिया टीम उनकी सरकार की वहाँ पर मौजूद थी, वो होते हैं। और जनरल न्यूज वाले मीडिया वाले लोग भी होते हैं, लेकिन वो सबको छोड़िए, या तो सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने, या जो भी लोग उनकी सुरक्षा में, उन्होंने अभी वो वीडियो रिलीज नहीं किया। रिलीज ही नहीं किया होगा सर। हाँ, उनके अपने इसमें कैमरे ये तो समझना होंगे कि नहीं है वीडियो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय मैं समझ रहा हूँ। और दिल्ली वालों के लिए भी कि कोई उनकी मुख्यमंत्री को कोई सामने कुछ कर रहा हो और कोई एक्शन नहीं लो, कोई भी कोई आम आदमी भी हो, मुख्यमंत्री को छोड़िए, वाकया ही याद नहीं आ रहा कोई कि कभी किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो गया। मुख्यमंत्री सोचिए, आप सड़क पर भी कोई होता है, कोई किसी को मतलब परेशान करेगा तो लोग रोक के पकड़ ही लेते हैं जो ना। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान आए, उन्होंने कहा कि हम लोग बाग वहां डर गए और एक अफरा तफरी मच गई, भागने लगे लोग। उनको लगा कि जो आदमी मुख्यमंत्री को पकड़ सकता है, कोई कहीं के पास कोई गन वन ना हो, कुछ ना हो। तो सिक्योरिटी वाले लोग तो होते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई हमलावर हो जाए और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अगर सिक्योरिटी उनकी काम नहीं कर रही, तो उन सबको अभी तुरंत दिल्ली सरकार के तो किया ही होगा एक्शन। दिल्ली पुलिस को बर्खास्त करना चाहिए। इससे कम का मसला नहीं। क्योंकि आप जब कहते हैं ना, डर कौन जाएगा, डर जाएगा सामान्य व्यक्ति जो वहां गया होगा सुनवाई के सिक्योरिटी वाले लिए। लोग लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो भी लोग थे, और ये तो मेरे लिए एकदम अपच है कि 1 मिनट 1.25 मिनट कोई मुख्यमंत्री को गिरा देगा, या उसके ऊपर पहुंच गया, या वो बाल पकड़ लिया, या वो उसको धक्का दे दिया, किसी भी तरह से वो संभव नहीं है। मतलब मैं ये मान ही नहीं सकता, कल से मेरी समझ नहीं आ रहा। और अगर वीडियो नहीं है तो ये तो फिर अनर्थ है आज के समय में कि जहां मुख्यमंत्री वहां का वीडियो नहीं है, और अगर वीडियो है उसको जारी नहीं किया तो ये चिंता की बात है कि आखिर क्या ऐसा, कितना खतरनाक वो आदमी था। और फिर मैं कह रहा हूं, देखो सौरभ, जो सुरक्षा कर्मी है उनकी ट्रेनिंग होती है कि सामने जो प्रोटेक्टी है उसके से मिलने जो आ रहा है उसका भाव देख के वो एक्ट करते हैं। एक्शन तो बात की बात है, अगर उनको नजरों से ही समझ लेते हैं कि आदमी किस लिए आया है, यही अब इसमें सर परिवर्तन ये कर दिया गया है कि अब उनके नजदीक कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। एक तो सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी गई है, ना कि और नेता अब की ये दूरी बढ़ जाती है। अब ये कर दिया गया है कि जो आएंगे उनसे मिलने के लिए उनका कागज लिया और वो उनको जाकर दे दिया जाएगा दूर से, आप उनके नजदीक नहीं जा पाएंगे। और ठीक है, ये तो अब करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे सुनवाई नहीं होती, उसकी तसल्ली नहीं होती, आदमी को लगता है कि भाई मुख्यमंत्री। लेकिन अब ये सर ऐसी घटना हो जाए किसी वीवीआईपी के साथ तो ये तो सिक्योरिटी वाले खुद ही कर देते हैं। अब मैं आपको बता रहा था एक खबर बिहार की जो रह गई बात करना, तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव अपने भाई, छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए पहले तो चिंता करते थे, अब उनके लिए चिंता पैदा कर रहे हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी और इतनी सीटों पर आरजेडी को डैमेज करके तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया गया था। अब उनके ओवैसी कह रहे हैं मैं गठबंधन बनाऊंगा। अब उसमें अगर भाई तेज प्रताप यादव शामिल हो जाएंगे तो आप समझिए कि फिर इसका क्या अंजाम हो सकता है। तेज प्रताप यादव AIMIM में किस हैसियत से जाते हैं, कोई सीटों का बंटवारा होगा, ये सब अभी आगे की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको आरजेडी का टिकट नहीं मिलता, तेजस्वी यादव जिसको नहीं देते टिकट, को ऐसे बहुत सारे बागी हर चुनाव में खड़े होते हैं, तो उनके पास अब तेज प्रताप का प्लेटफॉर्म होगा। यादव वोट, मुस्लिम वोट खास तौर पर, क्या कि कुछ भी जितना वोट भी खींच पाए तेज प्रताप यादव, सीधा नुकसान वो किसका करेंगे? तेजस्वी यादव का, अपने भाई का। अब ये तो एक खबर आप बता रहे थे ना कल मुझे कि किसी एक पार्टी का सिंबल वो शायद जनशक्ति जनता पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन था, उसका तेज प्रताप ने वो ले लिया है। मतलब उसके सिंबल पर लड़ेंगे वो अब तेज प्रताप की पार्टी बनने जा रही है, उस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे
और उस पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे और उस पार्टी के सिंबल पे दूसरे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। जो 4 दलों के साथ पहले उन्होंने बातचीत कर ली है वो भी उसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ओबीसी से इनकी बातचीत चल रही है। ये बात तो ठीक है कि ओवैसी से बात चली कि ये बहुत कोई प्लेयर तो नहीं है बिहार के इलेक्शन में, लेकिन चुनाव में कुछ भी वोट खींचा तो खींचेंगे तो अपने भाई का ही। लालू के बेटे है, यादव परिवार से है, एक पहचान तो उनकी है ही। और निश्चित रूप से अगर वो किसी यादव के खिलाफ यादव उम्मीदवार उतारते हैं तो वहां का अगर प्रभावशाली यादव होगा तो कम से कम 10, 15, 20 हजार, 5 हजार वोट काटेगा तो नुकसान तो आरजेडी का ही होना है ना। यादव वोट जहाँ काटना है मार्जिनल होगा ना वहाँ नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, 1500 वोट का फर्क पड़ना है, वहां इस तरह का गठबंधन नुकसान पहुंचाता है। जहां मान लीजिए कोई 25,000 से जीत रहा है, ठीक है, तो वहां नहीं होगा नुकसान। लेकिन जहां मार्जिनल हार जीत का मसला होगा वहां तेज प्रताप जो भी वोट खींचेंगे वो आरजेडी का ही खींचेंगे, महागठबंधन का ही खींचेंगे। जो भी लालू परिवार के बदौलत उनको वोट मिल सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा असर होता नहीं है। शिवपाल यादव का हम लोग असर देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में, मनप्रीत बादल का हम पंजाब में देख चुके हैं, अलागिरी का हम तमिलनाडु में देख चुके हैं, और ये जो है अपना जो है क्या कहते हैं अभी राज ठाकरे का महाराष्ट्र में देख चुके लेकिन हैं। आप कह रहे हैं अगर क्लोज इलेक्शन हुआ, क्लोज इलेक्शन में ये नुकसान हो सकता है। आप देखिए लालू यादव जो हैं अपने बड़े चिराग को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आज कहानी कुर्सी में इतना ही। विनोद जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।